तो चलिए साइलेंट फीचर पढ़ने के बाद हम चलते हैं प्रेम्बल की तरफ और आज देखते हैं कि प्रेम्बल में हमें क्या क्या रिवाइज करना है। तो प्रेम्बल के बारे में बात करें तो प्रेम्बल जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन पहला पेज है वो प्रेम्बल ही है। और प्रेम्बल का जो सोर्स है या फिर जो हमने बोरो किया है वो हमने किया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रेम्बल को बोरो किया है। और जो प्रेम्बल है वो समरी है या हम कह सकते हैं कि एसेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रेम्बल जो है इसका जो इसमें जो कंटेंट है, प्रेम्बल का जो कंटेंट है वो मेजॉरिटी कंटेंट जो है वो हमने लिया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, जो संविधान सभा की पहली मीटिंग, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को जो हुई थी उसमें जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का प्रस्ताव, तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसका जो कंटेंट था वो हमने प्रेम्बल में इंक्लूड किया है। तो अगर हम बात करें कि हमारा संविधान संविधान जो है वो संविधान का जो प्रेम्बल है वो कितनी बार अमेंड हुआ है, तो ये मेजर अमेंडमेंट जो है वो 42nd अमेंडमेंट हमें देखने को मिलता है। और जो कि 42nd अमेंडमेंट जिसे हम मिनी अमेंडमेंट भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो इसी ये अमेंड हुआ और इसने जो वर्ड्स ऐड किए प्रेम्बल के जो कंटेंट में, इसने जो वर्ड ऐड किए वो 3 वर्ड्स थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड्स जो थे वो ओरिजिनल प्रेम्बल में नहीं थे, पर 42nd अमेंडमेंट के बाद ये वर्ड्स इसमें ऐड किए गए। अगर हम प्रेम्बल के टेक्स्ट की बात करें कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice। अब जस्टिस कितनी तरीके की बताई गई है, तो सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। फिर सोशल लिख देते हैं, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जस्टिस हमें बताई गई है 3 तरह की। जस्टिस जो है वो है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फिर बात की गई है लिबर्टी की। लिबर्टी थॉट्स की लिबर्टी है, एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, स्टेटस की इक्वलिटी है, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। और किस एंड टू प्रमोट, क्या प्रमोट करना है किसमें, अमंग देम ऑल। अमंग देम ऑल किसमें, प्रमोट अमंग देम किसके बीच में, फ्रॉम देम ऑल मतलब पीपल ऑफ इंडिया। अमंग देम ऑल क्या, फ्रेटर्निटी, 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 एश्योरिंग द डिग्निटी, क्या एश्योर करना है कि प्रमोट करनी है फ्रेटर्निटी, और एश्योर क्या करना है, एश्योरिंग द डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को एश्योर करना है। एंड द यूनिटी, और किसकी, एक यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, किसकी, एकता और अखंडता की बात करनी है, इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। फिर इसमें दिया है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम अपनी संविधान सभा में, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे, कौन सी तारीख है, इंपॉर्टेंट डेट है, दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1946
49 on this day of number 49 do hereby क्या कर रहे हैं, अब हम अडॉप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं और अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं, एंड अडॉप्ट इनेक्ट एंड टू गिव आवरसेल्फ एंड गिव टू आवरसेल्फ, कैसे दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, अपने आप को, पीपल्स को, आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये हमारा प्रेम्बल का पूरा स्ट्रक्चर है। फिर इस प्रेम्बल के स्ट्रक्चर में हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है, बहुत कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो हमें डिटेल में पता होना चाहिए। तो वो है हमारे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये जो वर्ड्स हैं, और एक ये यूनिटी एंड इंटेग्रिटी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ फिर भी इनके बारे में जानना जरूरी है। मगर ये वर्ड्स जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जो वर्ड्स हैं ये हमें बताते हैं कि ये कौन कौन से इंग्रेडिएंट और कंपोनेंट्स हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। तो ये पूरा प्रेम्बल पढ़ने के बाद हम इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि जो ये रिवील करता है, जो प्रेम्बल है ये रिवील करता है, व्हाट डज इट रिवील्स, द 4 इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स। पहला, सोर्स क्या है, इस सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है इसका सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास है। तो शुरू में हम देखते हैं कि किसके पास है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों के हाथ में है। फिर दूसरी चीज़ जो ये रिवील करता है वो क्या है, वो है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। जो इंडियन स्टेट है उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो अगर हम नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की बात करें तो ये रिवील करता है कि इंडिया का जो नेचर है तो वो किस तरह का होगा, वो होगा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो है ये हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो ये जो है ये हमारे कंट्री का स्ट्रक्चर होगा या फिर एक तरह से नेचर होगा, जिस तरह से हमारा कंट्री जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा पॉइंट जो हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं वो है ऑब्जेक्टिव। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, हम इससे क्या उद्देश्य जो है हासिल करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इससे पता लगता है, और वो हमें पता लगता है कि ये कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वो हैं JLEF, मतलब जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब जो 4th पॉइंट जो हम इस प्रेम्बल को पढ़ने के बाद जानते हैं वो है डेट। डेट किस चीज़ की डेट, डेट ऑफ अडॉप्शन, किस दिन हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, और वो डेट क्या है, 26 नवंबर 1949। और इसी डेट को हम जो है वो सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। कौन सी डेट को, 26 नवंबर को हर साल हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि इन जो मेन वर्ड्स हैं इनका एक एक करके हम जान लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। तो अब मेन वर्ड्स कौन कौन से हैं, वो हैं सॉवरेन सोशलिस्ट, सॉवरेन सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है एक ही है, तो हम इसको एक में ही पढ़ेंगे, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसको शॉर्ट में लिखे तो SSSDR, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और दूसरा हम पढ़ेंगे वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, JLEF।
चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला वर्ड जो है वो है हमारा, तो जो पहला वर्ड जो है हमारा वो है सॉवरेन। तो शुरू करते हैं हम सॉवरेन के से, और हम जानते हैं इसके पूरे डिटेल के बारे में, डिटेल में। तो सॉवरेन जो है वो है, पहला पॉइंट है पावर टू टेक डिसीजंस, पावर टू टेक डिसीजंस, एंड दिस पावर कैन बी ऑफ एनी कंट्री, किसी देश की पावर हो सकती है, स्टेट या फिर इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल भी अपने आप में सॉवरेन हो सकता है, पर हम अभी बात कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशन। तो पावर टू टेक डिसीजंस, और इस डिसीजन लेने में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आएंगे, तो वो आएंगे पावर टू इनेक्ट लॉस एंड एग्जीक्यूट लॉस। फिर दूसरा हमारे इसके अंदर आया कि हमारे पास जो होगा, हम किसी के नाइदर भी आर एनी डिपेंडेंसी, हम किसी पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी, नॉर अ डोमिनियन, ना ही हम किसी के डोमिनियन है। फिर हम किसी भी दूसरे देश के डिपेंडेंसी ना ही डोमिनियन है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। अब इंडिपेंडेंट स्टेट होने का मतलब यह है कि हमारे पास पावर है टू डिसाइड रिलेशनशिप विद अदर। तो हमारे पास क्या पावर है, हम इंडिपेंडेंट हैं और हमारे पास पावर है टू डिसाइड रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, कि हम किस विद अदर कंट्रीज के, दूसरी कंट्रीज के साथ हम किस तरह से जो है अपने रिलेशनशिप रखेंगे। और हमारे पास पावर ये भी है, अगर हम सॉवरेन हैं तो पावर है, पावर टू सीड और एक्वायर टेरिटरी। हम अगर चाहें तो हमारे पास अगर पावर है, तो हमारे पास ये पावर है कि हम अपनी ज़मीन का कुछ टुकड़ा किसी को दे सकते हैं और उनकी ज़मीन का टुकड़ा भी हम एक्वायर कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं टेरिटोरियल कंट्रोल। हमारी जितनी भी डिमार्केशन बाउंड्रीज हैं, जो भी हमारी बाउंड्री है, उस पर हमारा टेरिटोरियल कंट्रोल है, तो हम क्या हैं, एक सॉवरेन कंट्री है। तो इसमें एक सवाल आता है कि जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं, जैसे कि यूएन का या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर कुछ भी ब्रिक्स है या फिर संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या हमारी सॉवरेनिटी जो है वो अंडरमाइन होती है जब हमें कोई यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को फॉलो करना होता है, या फिर कोई भी जब हम कुछ फॉलो करना होता है, तो क्या हमारी सॉवरेनिटी अंडरमाइन होती है? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि हमने पावर है, मैंने हमने डिसाइड किया है कि हमारे रिलेशनशिप किस तरह के होंगे, और हम उन्हीं रिलेशनशिप के हिसाब से जो है अपने डिसीजन लेते हैं। और हम यहाँ पर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं कि हम कौन से डिसीजन को माने या ना माने, तो हमारी सॉवरेनिटी जो है किसी तरह से अंडरमाइन नहीं होती है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट जो है वो इंडिया में जो फॉलो होता है, जो हमारे प्रेम्बल या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है, वो एक डिफरेंट ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है, जिसे हम नाम ले सकते हैं कि वो एक इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है। सुप्रीम कोर्ट जो है इस बारे में ये कहता है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है एम करता है कि वो सब पॉवर्टी ख़त्म करनी है, इग्नोरेंस ख़त्म करनी है, डिसीज़ और इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ख़त्म करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की कैटेगरी में रखा है, हमारे सोशलिज्म को, और ये बताता है कि हमें पॉवर्टी एंड करनी है। हमारा सोशलिज्म है, उसका एम क्या है कि वो पॉवर्टी एंड करे, इग्नोरेंस को एंड करे, डिजीज़ और इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को एंड करे। तो डिजीज़ एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और हमारा सोशलिज्म जो है वो ब्लेंड है, मीन्स मिक्सचर है किस किस का, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन सोशलिज्म, गांधीयन सोशलिज्म। तो जो हमारा सोशलिज्म है वो ब्लेंड है मार्क्सिज्म और गांधीयन सोशलिज्म का, लेकिन जो हमारे जो इसका टिल्ट है वो गांधीयन सोशलिज्म की तरफ जाता है। तो
ये क्या करता है कि लीन करता है, लीनिंग टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म। अगर हम सोशलिज्म की सोशलिस्ट की या सोशलिज्म की डेफिनेशन की बात करें तो अगर हम सोशलिज्म की डेफिनेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड में जो है वो एक कम्युनिस्टिक सोशलिज्म या फिर स्टेट सोशलिज्म जो है वहाँ पर यह है कि नेशनलाइजेशन हो जाता है सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, और जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कहीं पे भी कोई भी किसी को भी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का हक नहीं होता है, और जो नेशनलाइज हो जाती हैं सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन हमारा जो सोशलिज्म है वो ऐसा नहीं है। तो हमारा सोशलिज्म जो है वो ब्लेंड है, एक मिक्सचर है, जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हम रख सकते हैं, लेकिन हम कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को नेशनलाइज भी करते हैं। अगर हम सेकुलर की बात करें कि अब हम अगर डिफाइन करें सेकुलर को, तो सेकुलर वर्ड पहले भी डिफाइन किया है हमने लास्ट क्लास में, पर यहाँ पर हम इतना देख लेते हैं कि जो सेकुलर शब्द है, तो यहाँ पर हमारे देश में इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इन विच all religions have same status and support. All religions have same status and support from the state. तो जो हमारा स्टेट है मीन्स इंडिया, इंडिया जो कंट्री है, यूनियन ऑफ इंडिया, it shows the same respect and same support to all the religions having in the country. Now let's move to the next word, that is democratic. So democratic, what does the word democratic signify? Okay. तो अगर हम डेमोक्रेटिक वर्ड के बारे में जानें तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वी वर्क ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी मतलब जो पोजेशन ऑफ पावर है, द पावर इज पोजेस्ड बाय पीपल। तो पीपल आर द रियल रूलर and the preamble also gives us the political, social and economical democracy। तो जो डेमोक्रेसी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो पॉलिटिकल फॉर्म में भी है, सोशल फॉर्म में भी है एंड इकोनॉमिकल फॉर्म में भी है। अगर हम डेमोक्रेसी के डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के हिसाब से डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। तो और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट जो है वो डिसीजन लेते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में होता है। और इसके 4 डिवाइसेस होते हैं। 4 डिवाइसेस में कौन कौन से होते हैं? रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड दूसरी है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में है 4 डिवाइसेस जो हैं रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड। तो रेफरेंडम, ये जो चारों डिवाइसेस हैं ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यूज़ होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर। इनडायरेक्ट में जो है जो पीपल वो होते हैं, लोग होते हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रूल करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल फ्रॉम विच दे आर इलेक्टेड। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं, और ये भी 2 तरह की होती है। अब ये 2 तरह की कैसे होती है? इसमें एक में हो सकता है पार्लियामेंट्री और दूसरी हो सकती है प्रेसिडेंशियल। ये तो जो है इसके पार्ट हुए। अगर हम डेमोक्रेटिक के फॉर्म में अगर हम प्रियम्बल के तौर पे देखें तो प्रियम्बल के तौर पे ये 2 मेन पॉइंट हैं, जो कि ये हैं कि पॉपुलर सॉवरेनिटी की व्यवस्था है, और इसमें वो पावर जो है वो लोगों के पास है। और डेमोक्रेसी है वो 3 तरह से है, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक है, हम सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब अगला जो है वो है हमारा रिपब्लिक। रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या है? तो रिपब्लिक वर्ड का मतलब वो है कि वो डेमोक्रेसी, वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट
जहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं, हेड ऑफ द स्टेट, तो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट है। और ये जो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है वो एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इलेक्ट किया जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम जो दूसरे देश जो रिपब्लिक नहीं है, अगर हम यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट लें जैसे कि मोनार्की वगैरह, तो यहाँ पर जो है एक हेरिडिटरी पोजीशन होती है जो कि सक्सेशन से फिल होती है। पर इन द केस ऑफ रिपब्लिक इलेक्शन आर देयर, और सक्सेशन से जो है इस पोजीशन को फिल नहीं किया जाता है। तो आवर कंट्री वी हैव द हेड ऑफ स्टेट, हमारे देश में हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, मतलब एक फिक्स पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं। और ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट फॉर द पोस्ट, एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वोट करते हैं रिपब्लिक में हेड को इलेक्ट करने के लिए। इसीलिए जो रिपब्लिक टर्म है हमारे प्रियम्बल में वो इंडिकेट करता है कि दैट इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड, कि इंडिया का इलेक्टेड हेड है। इसलिए इंडिया जो है वो एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड हेड के होने की वजह से इंडिया एक रिपब्लिक स्टेट है। तो हम क्या है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट। तो रिपब्लिक के दो और मतलब होते हैं। तो एक है कि जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो लोगों के हाथ में है। तो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इज इन द पीपल एंड नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक किंग। तो जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो किसी किंग के हाथ में नहीं है, पीपल के हाथ में है, लोगों के हाथ में है, जो कि उसको इलेक्ट करके इलेक्ट कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लोगों के हाथ में है। और दूसरी बात ये है कि किसी भी प्रिविलेज क्लास का यहाँ पर कोई भी प्रेजेंस नहीं है। और जो ऑल पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो एक कंपोनेंट और भी है कि नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर एनी पब्लिक ऑफिस, नॉट ओनली द हेड ऑफ स्टेट, फॉर एनी पब्लिक ऑफिस किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं वो है हमारा जस्टिस। कि जस्टिस की बात करें तो जस्टिस जो है वो तीन तरह की है हमारे प्रेम्बल में। आवर प्रेम्बल गिव 3 टाइप ऑफ जस्टिस, दैट इज पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। सोशल एंड इकोनॉमिक, तो तीन तरह की जस्टिस है हमारे प्रेम्बल में, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो और ये जो जस्टिस है वो हम पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये कई तरह से हम प्रोवाइड करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, डीपीएसपीज हो, या फिर लॉज हो, या किसी भी तरह से ये तरह इस जस्टिस को प्रोवाइड किया जाता है। तो सोशल, अगर हम इन तीनों जस्टिस को अलग अलग देखें तो सोशल जस्टिस जो है वो डिनोट करती है कि हम अपने सारे सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजन्स का जो इक्वल ट्रीटमेंट होगा विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। तो हम अगर सोशल जस्टिस की बात करें तो सोशल जस्टिस में मेन जो पॉइंट है वो है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। तो किसी भी तरह से कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन, या फिर आगे कोई भी और भी हो सकता है। तो इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रिविलेज्ड जो है, प्रिविलेज क्लास का, इट मीन्स दैट एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस बीइंग एक्सटेंडेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड विमेन। तो हमने किसी को एक प्रिविलेज नहीं दिया है कि यू आर फ्रॉम दिस तो यू विल गेट दिस प्रिविलेज। ओके, अब हम अगर इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो डिनोट करती है द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पर देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन
on the basis of economic factors. Okay, it involves the elimination of glaring inequalities in wealth, income and property. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मेन एम ये भी है कि जो इनकम का गैप है, इट एम्स टू फिल द गैप ऑफ इनकम गैप एंड एलिमिनेशन ऑफ ग्लारिंग इनइक्वालिटीज, जो वेल्थ और इनकम के बेसिस पे इनइक्वालिटी है इसको खत्म करना। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस नोज व्हाट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो इस इन दोनों को मिला के एक चीज़ कहलाई जाती है, उसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास बची पॉलिटिकल जस्टिस। तो पॉलिटिकल जस्टिस जो है इट इम्प्लाइज दैट ऑल सिटीजन शुड हैव ऑल द पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट। तो अगर पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर अंडर वी विल सी दैट इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स बराबर एंड इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस, ऑल जितने भी सारे पॉलिटिकल ऑफिस हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हैं उनके लिए इक्वल एक्सेस। थर्ड इज इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। तो ये तीनों पॉइंट एंश्योर करते हैं कि वी हैव द पॉलिटिकल जस्टिस फॉर आवर सिटीजन्स। जो ये आइडिया है जस्टिस का जो आइडिया है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये कहाँ से लिया है हमने? रशियन रिवॉल्यूशन। The idea of justice is from Russian Revolution 1917. Next we see the liberty. What does the word liberty means? तो अगर लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी जो है और इसको डिफाइन करें तो इट मीन्स दैट एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स ऑन एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं तो रेस्ट्रेंट्स, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स मतलब इस पर कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, कोई भी रोक टोक ना हो ऑन द एक्टिविटीज ऑफ एनी इंडिविजुअल विद इन द लिमिटेशन। नॉट फ्री हैंड नहीं दे सकते ना, तो विद इन द लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशन के अंदर, कुछ बाउंड्रीज के अंदर लिबर्टी है कि यू कैन डू एनीथिंग यू विल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात नहीं करता है कि वो नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड लिबर्टी। एब्सोल्यूट लिबर्टी मीन्स लिबर्टी टू डू एनीथिंग। एब्सोल्यूट लिबर्टी मतलब ये है कि एब्सोल्यूट लिबर्टी मीन्स लिबर्टी टू डू एनीथिंग, बट क्वालिफाइड लिबर्टी, तो क्वालिफाइड लिबर्टी मीन्स फ्रीडम इन बाउंड्री ऑफ लॉस। तो जो लॉ की जो बाउंड्री है उसके अंदर जो भी तुम करना चाहो वो कर सकते हो, उसे बोलते हैं लिबर्टी, दैट इज क्वालिफाइड लिबर्टी। नाउ वी हैव द कंसेप्ट ऑफ द concept of liberty. This is from French Revolution from 1789 to 99. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने दिस कॉन्सेप्ट वी हैव टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। Now let's move to the next topic, that is equality. What is equality? So absence of any special privileges on the basis of civil, political and economic basis। तो अगर if we have absence of any privileges, किसी भी privilege का absence है, then we see that there is equality into the society। तो द टर्म इक्वालिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। किसी भी
सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस देना, तो उसका एब्सेंस होना वो इक्वलिटी कहलाता है। एंड द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के साथ बिना जो है वो प्रोविजन हो कि एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज सारे इंडिविजुअल्स को मिलेंगी, तो वो दैट इज कैप्ट अंडर द टर्म इक्वलिटी। जो प्रेम्बल है वो सिक्योर करता है और सिटीजन ऑफ इंडिया को इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी। द प्रोविजन एम्ब्रेसेस थ्री डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी, इस प्रोविजन में तीन डायमेंशन है इक्वलिटी के, वो है सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। सिविल जो है, सिविक जो है वो है हमारा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17 एंड 18। देन थ्री डायमेंशन है सिविल, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। तो अगर सिविक में देखें तो वी हैव फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम 14 टू 18। पॉलिटिकल वी सी दैट वी हैव इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल एंड यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। तो इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल इलेक्टोरल रोल मीन्स वोटिंग राइट, एंड यूनिवर्सल adult franchise UAF means voting right. This is provided by political equality, and the third is economic equality. And economic means article 39 जो है वो to do any trade and work of BPSP, and equal pay for equal work, आर्टिकल 39 ऑफ। तो ये क्या करता है, एक इकोनॉमिकल इक्वालिटी हमें प्रोवाइड करता है। फिर हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी, fraternity means symbol means that presence of brotherhood, sense of brotherhood between the different sections of the society, between religious differences, etc. Then on the basis of religion or any other thing, there should not be any divided. These people should not be divided. So we have to promote this sense of fraternity, and this is promoted by single citizenship. This is promoted by single citizenship. Article 51A, to ensure dignity of individual. Ensure dignity of individual. So these are the few points. Now let us move to the next. That is what were the sources of preamble. The sources of preamble और हम रिवाइज करें फिर से। So as I have told you, the objective resolution and the content of preamble is based on objective resolution, and it answers the question why the constitution is written. And the purpose we see that the people of India is the implicit, and the constitution is sourced from people of India authorize the constitution. And if we talk about the characteristics of the constitution, we see that this is non-justiciable. Preamble is just declaration. It is neither a source of power nor restricts the power, and it is amendable in nature, subject to basic structure. अगर basic structure के अंदर अंदर अगर हम इसे अमेंड करते हैं तो ये अमेंडेबल है। और प्रेम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में दो केस हुए हैं। वो है एक बेरीबरी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेम्बल जो है वो नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन बेरीबरी वर्सेस यूनियन of India 1960s, Supreme Court said that preamble is not the part of Constitution of India. But in Kesavananda Bharati case in 1973, preamble was given the status of being a part of Constitution and can be amended. The reason was given by the Supreme Court that on 26 November 1949, the Constitution Assembly voted this along with Constitution. जब Constitution Assembly ने 26 नवंबर 1949 को इसे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वोट किया है, तो मीन्स दे हैव गिवन देयर कंसेंट फॉर द प्रेम्बल। तो दैट्स व्हाई द प्रेम्बल इज आल्सो द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी विल सी
about the rights, fundamental rights in the next video. Till then, bye bye.